अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवार से। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो क्वेश्चन करते रहते हैं रिगार्डिंग यूएई, दुबई के वीज़े, शारजा के वीज़े, अबू धाबी के वीज़े। और कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इन तीनों के नहीं लगे तो रासल खैमा के लगवा दें। अच्छा, वो पाकिस्तान से जो है ना, यूँ समझे कि इस वक्त जैसे हमने पहले भी इजहार किया अपने व्लॉग्स में, और जो लोग आते रहते हैं हमसे सर्विसेज लेते रहते हैं उनको भी हम बताते हैं कि पाकिस्तान से इस वक्त जो लोग यूएई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो बेशक यहाँ बैठे कर रहे हैं या उनके अजीज वहां पे हैं यूएई में, और यहां से वो उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज वीजे लगवा दें। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आसानी से वीजे नहीं लग रहे, खासी परेशानी हो रही है। और ये अब क्या रीजन है इसके पीछे वो आप सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, आर्टिकल्स में भी पढ़ते रहते हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, वहां पे बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से आए, जिसमें मोस्टली जो है वो आपको पता है कि इलीगल्स कुछ एक्शंस हुए हैं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की वजह से, जिसको उन्होंने पसंद नहीं किया। ज़ाहिर है जो भी मुल्क होगा वो पसंद नहीं करता जिसमें ओवरस्टे, ब्लैक लिस्ट या इस तरह से खरगोश हो जाना, जिसे स्किप कहते हैं, स्किप हो जाना, कहीं छुप जाना, विजिट वीज़े पे जाके जॉब करने लग जाना, या उम्रे वीज़े पे जाके तो वहाँ भिखारी बन जाना, या इसी तरह यूएई में आप गए, वीज़ा आपका था 15 दिन का टूर वीज़ा या 30 डेज का टूर वीज़ा था, तो फिर प्रॉपर होटल बुकिंग ना होना, पैसे यहाँ से ना लेके जाना, शो मनी पूरी ना होना। तो बहुत सारे ऐसे मामला और भी हैं जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये जो लोग स्पेशली यहाँ से आ रहे हैं ना, जो बूढ़े हैं या बीमार हैं या यंग हैं, तो उनके पास कुछ साजो सामान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उन्हें कि उन्होंने कहाँ जाना है यूएई में, क्या उनका मकसद है। क्योंकि जो 3 दिन के जाता है, 5 दिन के लिए जाता है, 7 दिन के लिए जाता है, जैसे हम टूर अरेंज करते हैं, आपको पता है दुबई के रंग, शहबाज भावलपुरी के संग, तो उसमें तो हम आपको देखें आने जाने की पूरी टिकट देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जी टूर गाइड आपके साथ है, फिर आपको बताते हैं हम ये एयरलाइन कौन सी है, बेशक आप कराची से जा रहे हो, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, लाहौर से आने जाने का हम आपको पूरा स्केड्यूल देते हैं, टिकट का आने जाने का। फिर आपको बताते हैं कि जी आपको एयरपोर्ट से हमारा जो टीम है वो हमारी टीम पिक करेगी, आपको फलाने होटल में लेके जाएगी, फिर होटल में हम आपको स्टे देंगे, फिर आपका हम हाफ बोर्ड है या फुल बोर्ड है, खाना आपका है, नाश्ता है, लंच है, वो सारा आपको स्केड्यूल देते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि फर्स्ट डे आपकी क्या एक्टिविटी होगी, हमने ग्लोबल विलेज लेके जाना है या किस जगह, या आपको डेजर्ट सफारी कब करवाना है या फरारी राइड कब करवानी है, या इस तरह हमने दुबई का आपको ये डबल डक बस जो है टूर वो कब करवाना है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हम आपको प्लान करके देते हैं, जिसके अंदर आपको एक वॉचर बना के देते हैं पूरा, जिसमें हर चीज आपको पता चलता है कि अच्छा इस वक्त पे ये होगी। उसमें इशू नहीं होता, उसमें आपको पूरी तौर पे लाहौर इमिग्रेशन, इसी तरह यूएई की जो इमिग्रेशन, लेट्स सपोज अगर आप दुबई एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं कि ये लोग आए हैं, टूर कर रहे हैं। और भाई हमें जाहिर है जब आप टूर करते हैं, हम स्पेशली जब हम ये देखें चोलिस्तान के रंग, शहबाज भावलपुरी के संग, इसको जब हम प्रमोट करते हैं, साउथ पंजाब को प्रमोट करते हैं, अक्सर हम आपको कहते होते हैं कि जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। और खुशहाल कैसे होते हैं? उनसे जब हवेलियों का मामला तो, खाने का मामला तो, इस तरह लकड़ी, इसी तरह दूध, खाना पीना, चाय, सिक्योरिटी, और वहाँ की कैमल सफारी, इस तरह की और बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, हर जगह से उनको रेवेन्यू जनरेशन होती है। इसी तरह जब दुबई है तो दुबई तो चलिए आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री हब बन गया दुबई, और आपको पता है कि मोस्ट सिक्योर पासपोर्ट इन द वर्ल्ड हो गया दुबई, सारा ईआरपी सिस्टम हो गया। अगर आपने दुबई में ओवरस्टे कर लिया गलती से या ब्लैक लिस्ट हो गए, जुर्माने माफ होना अलग चीज है, जब आप ब्लैक लिस्ट हो गए दुबई में, जो कि मिनी यूरोप से भी आगे चला गया है, तो फिर पूरी दुनिया में यूं समझे कि वो आपको अब देखेंगे इस नजर से कि ये बंदा ओवरस्टे हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है। वो आपने यूं समझो अपने किरदार पे एक धब्बा लगवा दिया, वो पासपोर्ट आपने अपना जाया कर दिया। और फिर अच्छा चलिए ये मैं आप टॉपिक फर्दर करेंगे, फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से वीजे नहीं लग रहे। अब इंडियन लॉबी वहां स्ट्रांग है, उसको हर जगह आप चले जाएं, जैसे आप सऊदी अरब में जाते हैं तो हर जगह अब बांग्लादेश के जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो आपको नजर आएंगे होल्ड करते हुए होटल्स के अंदर, इसी तरह क्लीनिंग के अंदर बहुत सारे मामला। इसी तरह दुबई के अंदर जो है वो इंडियन लॉबी स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। वो किसी भी बड़े लेवल पे चले जाएं, छोटे लेवल पे चले जाएं, कंपनीज में चले जाएं, कहीं भी दुबई वाले जो सारे जितने भी हैं बिजनेसेस, दुबई की जॉब्स जितने भी, उनको टेक ओवर करती जा रही है इंडियन लॉबी। ये भी एक रीजन होती है कि वो जाहिर अपने हर बंदा अपने कंट्री वाले को प्रमोट करता है। और फिर सोने पे सुहागा, जाहिर है वो हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो हजरात यहाँ से हमारे दोस्त जाते हैं, तो वो एक ईगो भी होती है। जिस तरह अब मलेशियन चले जाएंगे, इंडियन चले जाएंगे, बांग्लादेश वाले चले जाएंगे, या कोई और इस तरह के लोग जाएंगे तो वो सस्ते ना सैलरी पे काम कर लेंगे। पाकिस्तानी जो है वो जाहिर है उनके अपने मामला होते हैं, उन्होंने थोड़ा बजट भी वो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, जाहिर है उन्होंने मामला सारे देखने होते हैं, वो अपने लिहाज से कई जगह सही भी होते हैं, कई जगह
गलत भी होते हैं बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे, कोई एक इशू नहीं है। ये जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, मैं भी ये सोशल मीडिया से या अपने एक्सपीरियंसेस से या लोग जो क्लाइंट आते हैं उनकी जुबानी, या हम देख रहे हो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, वो सारी चीजों को हम इकट्ठा करके तो ये छोटी छोटी बातें हम आपसे शेयर कर लेते हैं व्लॉग पे। ये तो सारा मैं बता रहा था आपको कि दुबई के वीजे क्यों नहीं लग रहे। लग रहे हैं लेकिन बहुत थोड़े थोड़े लग रहे हैं, थोड़े थोड़े। और जो थोड़े थोड़े लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइज करके हम लगाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि वो जिनके भी हम वीजे लगाएं वो टाइमली जाएं, टाइमली वापस आएं, क्योंकि फिर क्या होता है कि गुडविल खराब होती है। गुडविल के बहुत सारे मामला जो है वो नुकसानदेह होते हैं अगर गलत हो। लाइट, हेलो अस्सलाम वालेकुम, तवज्जो दें, लाइट खराब हो गया, ये एक व्लॉग रुक गया, दोबारा शुरू करेंगे यही से, बस आपने ऑन नहीं करना, ये लग रहा है। अच्छा, आज जो हमारे साथ मेहमान आए हैं वो कल ही वापस आए हैं दुबई से, और इनका 1 मंथ का वीजा था। ये हमारे बहुत ही प्यारे जो दोस्त हैं वाओ टिकटॉकर, इन्होंने उनका रेफरेंस दिया था। इसी तरह जो मिस हानी है आपने देखा था जो हमारे साथ चोलिस्तान टूर पे थी, और वाओ टिकटॉकर भी हमारे साथ चोलिस्तान टूर में थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने उनके रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने हमसे वीजा लिया। हमने उनसे ना पूछा कि भाई ये आपके जानने वाले हैं, क्या है, कैसे हैं, और उन्होंने भी हमें ना बताया कि भाई हमने इनको रेफर किया, लेकिन फिर भी हमने इन्हें वीजा दे दिया। अब इनसे हमारी डील नहीं थी, ये मेरी फर्स्ट मुलाकात है इनसे, पहले इनसे मेरी मुलाकात भी नहीं थी। वो तो मैं मिला हूँ बड़ा यंग, मैं तो ये समझा कि ये 30 या 40 प्लस होंगे, तो ये तो माशाल्लाह अभी 22 ईयर्स के हैं। तो ये अब मुझे पता चला है कि ये डोमेस्टिक टूर भी करवाते हैं पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरिया में। अभी इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने इनका जो है वो वीजा प्रोसेस करवा दिया, वीजा इनका लग गया। इनसे हमने किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं ली, ना स्टैम्प पेपर, ना कोई 4 लाख का चेक, ना कोई और मामलात। क्या हमने लिया था कोई? कुछ भी नहीं। तो ये बस आए, इनका हमने वीजा, इन्होंने कहा जी वीजा लगवा दें, हमने वीजा लगा दिया। फिर ये बाद में आए, कुछ दिन बाद टिकट इन्होंने लिया ऑफिस से, तब भी मुलाकात नहीं, टिकट ली और चले गए। अच्छा, अब हम तो यही समझते हैं कि जाहिर है जिस रेफरेंस से ये आए हैं या जिस तरह ये पढ़े लिखे लोग होते हैं तो हमसे भी ज्यादा कॉन्शियस होंगे। जाहिर है कि अगर ये ओवरस्टे होते हैं या किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज्यादा इनको भी जाहिर फर्क पड़ेगा। पासपोर्ट इनका अगर खराब हो गया तो ये तो पूरी दुनिया में क्या कहीं भी नहीं जा सकेंगे, और अगर वापस आएंगे तो पाकिस्तान में भी इनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया जाएगा। जाहिर है एक टूरिज्म वाला बंदा टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर खराब करेगा, उसके एसओपीज को फॉलो नहीं करेगा, तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। फिर अब हुआ ये कि ये वहां पे 30 डेज कंप्लीट हुए, तो इन्होंने कहीं आगे किसी से रब्ता किया हुआ था, उसने कहा कि भाई मैं आपका ना कोई फर्दर आजाद वीजा या कोई वीजा लगवा दूंगा। तो वो इन्होंने फिर पैसे भी दिए, उसने क्या डॉज किया या वीजा लगवा दिया, ये भी अपनी जबानी बताएंगे। तो फिर हमने इनकी एक्सटेंशन करवाई। तो एक्सटेंशन हमने जो है वो भी, इनके पैसे नहीं आए थे, ये ऑफलाइन थे, इन्होंने वहां जाके कोई सिम भी नहीं ली थी यूए की, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा फौरन जाके सिम लिया करें, उसका बड़ा फायदा होता है। वो एक तो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो दूर होता है। तो ये अक्सर ऑफलाइन भी होते थे, तो वो फिर भी हमने एक्सटेंशन इनसे पैसे लिए बिना वो भी कर दी। तो अब वो हमने एक्सटेंशन, जो आपको पता है कि वो नॉर्मली तो लेते हैं 1100-1200 दरम एक महीने के, जो अच्छी कंपनीज हैं वो एक्सटेंशन 30 डेज की इतने लेते हैं। तो हमने जो पेबल था हमारा वो 1050 दरम था यूए की कंपनी का। तो हमने फिर एज इट इज वही कहा कि भाई आप वहाँ पता नहीं किस सर्कमस्टांसिस में हैं या फाइनेंशियल कोई इश्यूज हैं या क्या है, तो काइंडली आप खुद ही कंपनी को वहीं डायरेक्ट पे कर दें, या फिर हमारा जो पाकिस्तान का अकाउंट नंबर है उसमें दे दें, हम कंपनी को दे देंगे। तो हुआ ये कि ये वहां पे यूं समझें कि इन्होंने 1 महीना एक्सटेंड हुआ, लीगल तरीके से रहने लग गए। इनके ज़हन में ये था मीनवाइल, जैसे कि आपको पता है कि यूएई के अंदर ये सितंबर अक्टूबर के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो पाकिस्तानी ओवरस्टे हुए हैं या स्किप हो गए या किसी भी इशू से कोई मसले हुए उनके साथ, उनकी हम फाइन जो है वेव ऑफ कर देंगे। तो वेव ऑफ जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फाइन वेव ऑफ होना ये होता है कि एक चार्जेस हैं जो वहां का मुल्क आपसे लेना चाहता है वो वेव ऑफ कर देगा। लेकिन जिस कंपनी से आप वीजा इशू करवाते हैं, लेट्स सपोज हमने इनका वीजा इशू करवा के दिया 30 डेज का एक कंपनी से, वो यूएई की कंपनी है, वो यूएई की कंपनी का हमारे से एग्रीमेंट ये होता है कि भाई जो बंदा है ना आपका वो टाइमली यूएई एग्जिट कर जाए। अगर एग्जिट नहीं करेगा तो फिर वो हमसे 4000 दरम डिडक्ट कर लेंगे हमारे अकाउंट से, 4000 दरम, और वो वापस भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात ये, दूसरा ये कि वो कंपनी कहती है कि हम इसको ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे, फौरन ब्लैक लिस्ट कर देंगे क्योंकि ये एब्सकॉन्ड हो गया। अब होगा उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब भी किसी को कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दे, पहले तो आपका कोई अगर वीजा प्रोसेस में है तो वो वीजा नहीं लगेगा, और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि अब आपको उस कंपनी के अलावा आप अपना ब्लैक लिस्ट वाला जो धब्बा है वो रिमूव भी नहीं करवा सकते।
लेट्स सपोज अगर इन्होंने हमसे वीजा लिया है तो फिर ये हमें कहेंगे शहबाज भाई काइंडली वो ब्लैक लिस्ट तो रिमूव करवा दें, उसके फिर 2500 अलग हैं, 2500 दरम उसके अलग चार्जेस हैं ब्लैक लिस्ट से रिमूव करवाने में। 4000 वो 2500 वो 6500 दरम का नुकसान हो गया। अब कितना बड़ा धचका। और उसके बाद ब्लैक लिस्ट वाला जो धब्बा है, अब वो पता नहीं आपको कितने अरसे तक वीजा नहीं लगाने देते, ये भी परेशानी है। कोशिश करें पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, ये मैं वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि भाई विजिट वीजे पे आप टाइमली जाओ, टाइमली आओ। और अगर वहां पे कोई आपको ख्वाब दिखाता है, कोई उल्टे ख्वाब दिखाता है, तो पूरा वेरीफाई करें, उनके बल्दिया में जाएं, उनको जो डिपार्टमेंट है असल वहां जाएं, उनसे जाके सारी इंफॉर्मेशन लें कि जी मैं इस कैटेगरी पे आया हूं, ये मेरा वीजा है, आप मुझे काइंडली सजेस्ट कर दें कि मैं कितने दिन ओवरस्टे हो सकता हूं, अगर मैं ये ओवरस्टे हो जाता हूं तो क्या मेरा कोई जुर्माना तो नहीं है, या मेरे पासपोर्ट खराब तो नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने जाके वेरीफाई करनी है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। ट्रैवल एजेंसियों से, ट्रैवल एजेंट से, या दोस्तों से, या जिनके साथ आप रह रहे हैं, बहुत सारे वहां पे ना आपको गाइड करेंगे। और वो जाहिर आप नए नए जाते हैं तो आप वो जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको देख के ना फौरी तौर पे आप माइल हो जाते हैं। आप ये नहीं समझते कि यार ये जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कहीं गलत ना हो, मैं फंस ना जाऊं, क्योंकि मैं अगर फंस गया तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपने इन सारी बातों का खास ख्याल रखना है। अब ये है कि हम ये अहमद मंजर भाई से सारी स्टोरी जानते हैं कि अहमद मंजर भाई का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इन्होंने वहां सीखा। ये 2 महीने जो गुजर के कल ही आए हैं, आज इनका लास्ट डे है। मतलब ये यूं समझे कि अगर आज भी वहां रह जाते तो फिर ये ब्लैक लिस्ट हो जाते। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फिर हमने टिकट वो करवा दी, ये फिर माशाल्लाह आ गए वापस। तो अब अहमद मंजर भाई से हम पूछेंगे, अहमद मंजर भाई आप सारी स्टोरी बताएं शुरू से लेकर एंड तक। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने पहले तो पूरा इस सिनेरियो में बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। और हुआ कुछ इस तरह था कि मैं आपसे वीज़ा लेके गया था, आपने मेरे से कोई गारंटी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। आपसे वीज़ा लेके मैं दुबई चला गया और वहाँ जाने के बाद एक तो 2 मकसद थे। एक तो मैं डोमेस्टिक टूर्स करवाता हूँ, तो दूसरा सोचा था कि इंटरनेशनल टूर्स की तरफ जाऊँगा, उसके बारे में एक्सप्लोर करूँगा। पहले भी एक दुबई टूर किया था इसीलिए। और दूसरा मकसद ये था कि मेरे बड़े भाई वहाँ थे, तो वो 2-3 साल से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा उनको लेके आता हूँ साथ जाके। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचा तो भाई को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया। टूर तो मैं अपना साथ साथ कर रहा था, भाई को मनाने में टाइम लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक एजेंट था वहाँ पे, उसका अजमान में फाल्कन टावर के पास उसका ऑफिस था। उसने मुझे कहा कि आपका 10 दिन में जो है 2 साल का वीज़ा लग जाएगा। आप जो है अपना वीज़ा एक्सटेंड ना करवाओ बार बार, आपको बार बार टूर पे आना पड़ता है, बार बार पे करते हो आप एक ही दफ़ा 2 साल का वीज़ा लो और आप जब मर्जी आओ जाओ टिकट लेके 2 साल। मैंने सोचा ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने आगे बार बार दुबई आना है। तो उसने मुझे इस तरह मनाया और मैंने उसको 5000 दरम सबसे पहले पे किया। उसने कहा 5000 दरम आप मुझे पे करो, 10 दिन के अंदर आपका जो 1 मंथ का वीज़ा है वो एक्सपायर होने से पहले आपका जो दुबई का 2 साल का वीज़ा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो लग जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका मेडिकल, फिंगरप्रिंट और एमिरेट्स आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी। मैंने उसको 5000 दरम दिया। हालांकि उस बंदे का वहाँ पे ऑफिस था और फिर भी वो बंदा 5000 दरम लेने के बाद, मैं 1 दिन रह गया था मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में, टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने में। वो बंदा मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मैं उसके ऑफिस जा रहा था, वो मिल नहीं रहा था, उसकी टीम बैठी थी। मैं लीगल एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैंने उससे, दुबई में ये कानून है कि अगर आप किसी को पे कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अब मेरे पास ना ही तो कोई चैट हिस्ट्री पड़ी थी, ना ही मैंने कहीं सिग्नेचर लिए थे उसके कि मैंने इसको 5000 पे किया, तो मैं उस पर लीगल एक्शन कोई नहीं ले सकता था। तो मैं फंस गया वहाँ पे। तो वहाँ पे शहबाज भाई ने मेरे हेल्प की इस तरह से कि मैंने अभी इनको बताया भी नहीं था कि मैं इस मसले में फंसा हूँ। इन्होंने मेरे से पैसे लिए बगैर मेरा 1 मंथ का वीज़ा फिर एक्सटेंड कर दिया, यानी कि मुझे मेरा पासपोर्ट ख़राब होने से बचाया, मुझे वहाँ पे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। इन्होंने अपनी पॉकेट से पे करके, कंपनी अकाउंट से पे करके मेरा फिर 30 डेज़ का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद मैंने शहबाज भाई को सारी बात बताई कि इस तरह मैंने उस बंदे को पैसे दिए और वो बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि मैंने वीज़ा शहबाज भाई से लिया था। उसका मुझे फ़ायदा ये भी हुआ एक कि हर जगह पे वहाँ पे जो ये मेरा इशू बना था, यहाँ पे इनकी यहाँ की जो यूएई की टीम थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। इन्होंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, सारी डिटेल्स ली, तो बहुत कोऑपरेट किया उन लोगों ने भी मेरे साथ। यानी कि यहाँ पे तो जो मसले आपको बनते हैं वो शहबाज भाई बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको यूएई में भी कोई मसला बनता है तो शहबाज भाई की टीम वहाँ पे भी है जिन्होंने मुझे भी हेल्प किया और इंशाल्लाह सबको करेंगे। अच्छा, वो सारा हेल्प किया इन्होंने, मेरा वो मसला ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद इवन के आप यकीन करेंगे कि मेरा ये जो शहबाज भाई ने वीज़ा एक्सटेंड किया था उसके पैसे भी मैंने पहले 15 दिन नहीं पे किए थे।
अभी ये रिसेंटली वापस आने से कुछ दिन पहले मैंने शहबाज भाई को वो पैसे भेज दिए और फिर उसके बाद टिकट भी मैंने इन्हीं से करवाई और अब मैं वापस आया। तो मशवरा यही है आप लोगों को कि वहाँ जाके किसी भी एजेंट से पैसे दे के और उससे 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड करवाने से बेहतर है आप शहबाज भाई से मशवरा करें, क्योंकि उनके पास एक लीगल वे है वहाँ का। हम लोगों की बातें सुन के वहाँ जाके उनको पैसे दे के और हम सोचते हैं कि इनका ऑफिस है, ये फ्रॉड नहीं कर सकते, दुबई में बैठे। दुबई में भी फ्रॉड होते हैं और ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं कि हम पाकिस्तानियों की सोच से बालातर है वो, कि हम वो सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से लोग वहाँ पे फ्रॉड कर जाते हैं हमारे साथ। और उनमें भी मोस्टली पाकिस्तानी ही है जो ये सब कुछ करते हैं और इसी वजह से हम लोग यूए में बदनाम है। तो वो भी पाकिस्तानी था बंदा जिसने मेरे से ये सारा कुछ किया था। मेरे पास ना उसका एड्रेस था ना पासपोर्ट, कुछ भी नहीं था। उसका ऑफिस था, मैंने सोचा ऑफिस बना के बैठा हुआ है, मैं उसको पैसे दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और इवन कि मेरे से पैसे लिए बगैर कोई ट्रैवल एजेंट आपको इवन के सारे पैसे एडवांस लेते हैं फिर आपको 10 दिन बाद वीज़ा मिलता है। इन्होंने मेरे से पैसे लिए बगैर मेरा 1 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड किया। तो थैंक यू सो मच शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया। बाकी आपने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, आपकी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया और उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस वक्त दुबई के अंदर 2 साल के वीज़े नहीं लग रहे या 1 साल के वीज़े नहीं लग रहे या 60 डेज के वीज़े नहीं लग रहे या 30 डेज के भी नहीं लग रहे, इस वक्त सिचुएशन क्या है? अच्छा, बेसिकली दुबई की सिचुएशन इस टाइम इस तरह है कि उन्होंने टोटली पाकिस्तान के लिए वीज़े बैन कर दिए हैं। मतलब बैन इस तरह से कि वो सिर्फ उस कंपनी को वीज़े दे रहे हैं जिसके बंदे ब्लैक लिस्ट नहीं हुए कभी। जैसे कि आपकी कंपनी का कभी कोई बंदा ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, ठीक है, आपकी कंपनी को वीज़े देंगे। लेकिन पाकिस्तान की अब 99.9% कंपनियां ऐसी हैं जिनके लोगों को वहां भेजते हैं, लोग टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं और वहां जाके गायब हो जाते हैं। तो उन कंपनियों को कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी कंपनी का बेनिफिट यह है कि आपकी कंपनी का कोई बंदा ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, आपकी कंपनी के थ्रू वीज़े लग जाएंगे। 30 डेज का हो, 60 डेज का हो, 90 डेज का हो, आपके उन कंपनियों के वीज़े लगेंगे जिनका बंदा कभी ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। तो वीज़े जो एजेंट आपको ये कहते हैं कि वीज़े बंद हैं या वीज़े नहीं लग रहे, वो वही एजेंट है जिनके बंदे ब्लैक लिस्ट होते हैं। तो वो इसीलिए आपको पहले तो डराते हैं कि जी वीज़े नहीं लग रहे। आप शहबाज भाई से कांटेक्ट करें। मेरा भी उन्हीं दिनों में वीज़ा लगा था जब वीज़े बंद थे। मेरा भी उन्हीं दिनों में शहबाज भाई ने वीज़ा लगवा के दिया था। रिसेंट पिछले 2-3 माह पहले भी वीज़े बंद थे, शहबाज भाई ने मेरा उन दिनों में भी वीज़ा लगवा के दिया था। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो इंडियन कम्युनिटी है जी उसको आपने फील किया वहाँ पे कि वाकई इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल। आप दुबई कोर्ट से लेके उधर की पुलिस स्टेशन, उधर की बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है या फिर बड़े जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, अब जहाँ मर्जी चले जाए, आपको हाई रैंक पे जहाँ पे लाइक के एमराती खुद हो और उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज को अलाउ करते हैं, वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे हाई रैंक पे। इंडियन कम्युनिटी दुबई में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस से लेके बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स तक हर मामले में इंडियन सबसे आगे हैं इस टाइम, क्योंकि वो वहाँ पे जाके वो इस तरह की हरकतें नहीं करते जो हम पाकिस्तानी करते हैं। और मैंने वहाँ पे तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी यही हरकतें ना करें? बिल्कुल। देखें, पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे मैंने एक जगह पे देखा, शारजा और अजमान के बिल्कुल सेंटर में ना एक ब्रिज आता है, सर्कल ब्रिज। अब वो ब्रिज का जो एरिया है, वो जहाँ पे वो सर्कल है, कर्व्ड है जहाँ से वो ब्रिज, वो एरिया ना ही तो अजमान की पुलिस कवर करती है ना ही शारजा की पुलिस कवर करती है। अब उस एरिया के दरमियान में हम पाकिस्तानी है ना, हमारी हरकतें इस तरह की, उस एरिया के दरमियान में लोगों ने रोड्स के ऊपर पाकिस्तानियों ने स्टॉल लगाए हैं, बेच रही हैं चीजें रोड के ऊपर खड़े होकर। मतलब ना वो अजमान गवर्नमेंट में आ रहा है ना वो शारजा गवर्नमेंट में आ रहा है। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो एक बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है, समझे कि 200 फीट का एरिया है। वो कर्व ब्रिज है, उसके नीचे पाकिस्तानी जो है वहां पे रोड के ऊपर खड़े होकर भीख भी मांगते हैं और चीजें भी सेल करते हैं, इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में इशारों विदाउट लाइसेंस, और वो बिल्कुल इलीगल है। तो इन्हीं हरकतों की वजह से यूएई गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है, पाकिस्तानियों के बहुत खिलाफ, क्योंकि वो कहते हैं चंद गंदे लोग, बिल्कुल एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखें सारे तो बुरे नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जिनको ना अपने पासपोर्ट की कदर है ना अपने मुल्क की कदर है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, दुबई ऐसी कंट्री है कि वहां पे इलीगल एक्शन लेना, हम पाकिस्तानी है ना, हमने बड़े फख्र से कह देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। दुबई में इलीगल एक्शन लेने के बाद अगर वो एक्शन का फाइन भी पे कर देते हो, उसके बाद भी आपको दुबई गवर्नमेंट सजा देती है। पाकिस्तान में इस तरह होता है कि अगर आप फर्ज करें मेरे पे आपने केस करवाया, हमारी सुलह हो गई, ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन दुबई में अगर आपने मेरे साथ सुलह भी कर ली है,
पेपर जमा करवा देंगे, हमारा केस खत्म कर दें, उसके बाद भी दुबई का कानून जो है उस चीज की सजा आपको फिर भी देगा। तो दुबई गवर्नमेंट, दुबई का कानून आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा इलीगल हरकत की वजह से। हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप जाहिर है आपने 2 महीने वहाँ स्पेंड किए हैं। एक तो ये आप गए हैं सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट, इस तरह ही समझे। मेन जो आपने इस वक्त इन्वायरमेंट का था वो पूछूंगा, फिर वेदर कैसा था वो पूछूंगा, फिर आपने कम्युनिटीज़ देखी होंगी कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ आए होंगे, उनके बारे में कुछ बताएं। फिर आप ये बताएं कि वहाँ बिजनेस में रेल पेल आपको नजर आई, ये बताना है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया था, हमने देखा था कि दुबई डूब गया, उसका कुछ बताएं कि आप सब कुछ ठीक है। तीसरा, ये इन चीज़ों के अकॉर्डिंग या हट के आप बताएं कि हमारी जिस तरह हम पाकिस्तान में वरी रहते हैं, जैसे मैं साउथ पंजाब के लिए वरी रहता हूँ कि यार मैंने उसको प्रमोट करना टूरिज्म को, आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ कर रहे हो, तो वहाँ पे टूरिज्म की क्या एक्टिविटीज़ हैं डेजर्ट सफारी के अलावा या दुबई माल के अलावा क्या है एक्टिविटी, ये जरा ना सारा बताएं। जी अच्छा, सबसे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे तकरीबन बेसिकली जो टोटल यूएई की पॉपुलेशन है वो 1.25 करोड़ के करीब है। ओके, ठीक है, जिसमें से अमाराती खुद जो बजाती खुद वो लोग हैं वो 12 लाख हैं, सिर्फ अमाराती खुद 12 लाख हैं, और बाकी सारे बाहर से आए हुए लोग आबाद हुए हैं। अगर सोचे कि पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है सिर्फ किस लिए, क्योंकि वहाँ के लोग ईमानदार हैं, वहाँ के लोगों को रूल्स रेगुलेशन की कदर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क का एहसास करते हैं। बाहर से लोग वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज बिजनेस वहां पे कोई भी है, मैं एक चीज बताऊंगा कि दुबई जॉब्स के लिए नहीं है। ये क्या बात, दुबई जॉब्स के लिए सारे जाते हैं जॉब्स के लिए। दुबई जॉब्स के लिए जो बंदा वहां पे जाता है वो सारी जिंदगी जॉब ही करेगा, जितनी सैलरी पे वो जॉब कर रहा है वही मिलेगी उसको, और वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, दुबई बिजनेस का हब है। ओके, आप कोई भी बिजनेस वहां पे स्टार्ट करो, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लो, कोई भी बिजनेस वहां पे स्टार्ट करो, आपका कोई बिजनेस वहां पे फेल नहीं होता। गुड, कोई भी आप स्टार्ट करके देख लें, आपका कोई बिजनेस दुबई में, शारजा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के बैंकिंग सिस्टम आपको इतना सपोर्टिव है? बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव है। कोई बंदा बिजनेस करना चाह रहा है, उसको इवन के पाकिस्तानी भी हो, उसको लोन तक वो देते हैं कि अगर उसको बिजनेस में कुछ यही तो बहुत सारी रीजंस हुई हैं कि वो जाके कंपनी इन्होंने ओपन की है, वहां से क्रेडिट कार्ड लिया, लोन्स लिए और फिर वो चले गए जो बुरे लोग थे। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस के लिए अगर कोई बंदा बिजनेस प्लान कर रहा है तो बिल्कुल दुबई की तरफ मूव करे। दुबई बिजनेस हब है, उसको चलाए और अच्छे तरीके से इस तरह चलाए कि वहाँ पे पाकिस्तानियों का नाम रोशन हो। ये नहीं कि वहाँ पे कंपनी ओपन करके हम लोन लेके मुल्क वापस भाग गए। तो जो अच्छी अच्छी जगह थी जैसे शेख जायद रोड या डाउन टाउन, इस तरह वहाँ पाकिस्तानी थे? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी उस जगह पे है जहाँ पे एक तो रिहाइश बहुत कंजस्टेड होगी, ठीक है, हम जहाँ पे पुलिस की एक्सेस इजी नहीं होगी, हम पाकिस्तानी वहाँ की जगह पे रहना पसंद करते हैं। 2 मुल्क ऐसे हैं, एक बांग्लादेश और पाकिस्तानी, हम लोग छुप के रहना पसंद करते हैं। लीगल भी होंगे तो हम लोग छुप के रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी हरकतें कुछ इस तरह की हैं, हम लोगों ने बदनाम खुद को इतना कर लिया कि हम पुलिस से बचना चाहते हैं वहाँ पे। और इंडियन कम्युनिटी जो है वो सरेआम रहती है, वो हर काम करती है, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो डरते नहीं है। हम अगर रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रूल्स को फॉलो भी कर रहा हूँ, तो कुछ पाकिस्तानियों की वजह से मुझे वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, मुझे हर बंदा रोक के पूछेगा, हर पुलिस वाला रोक के पूछेगा, हर मेरी चेकिंग होगी। तो ये सब कुछ और किसी मुल्क के साथ नहीं होता। तो दुबई का वेदर कैसा था ये अगस्त सितंबर अक्टूबर? जब मैं गया था वेदर गर्मी थी काफ़ी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये पिछले लास्ट 2 वीक से जो है वेदर चेंज होना स्टार्ट हो गया था, हवा चलने लग गई थी, और कॉर्निश वाली जो साइड्स हैं वहाँ पे हवा अच्छी खासी चल रही थी, वेदर चेंज हो रहा था, शाम को ठंड मतलब लाइक पहले जो वेदर था वैसे उससे बहुत बेहतर हो गया था। ओके, मतलब कि इस वक्त वो सारा वो एसी हर जगह एसी एयर कंडीशन नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, वो तो दिसंबर और जनवरी का महीना ऐसा होता है जब एसी नहीं चलते, वरना वहाँ पे। तो आउटडोर में इवनिंग में कहाँ जाते हैं लोग? बीचेस पे जाना लोग बहुत पसंद करते हैं, और हम लोग तो बेसिकली पैदल बाय वॉक जाते थे बीचेस पे, बाय वॉक। तो ये पेड बीचेस या विदाउट? नहीं, ये बिल्कुल फ्री है बीचेस, शारजा, अजमान और उसके बाद अबू धाबी और सॉरी दुबई, सारे बीचेस पेड नहीं। कोई मजा खूबसूरत कहाँ जो मजा आता था वो किधर? अच्छा, बेसिकली जो हर जगह सफाई होती है? नहीं, हर जगह सफाई नहीं होती। अच्छा, जो दुबई जो यूएई हम लोग वीडियोस में देखते हैं वो सिर्फ मेन यूएई है, बाकी जो इस तरह के भी यूएई है कि मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हैं, उसमें जहाँ पे पाकिस्तानी और बंगाली लोग रहते हैं वो इतने गंदे इलाके हैं कि हम बता नहीं सकते। मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं। कोई एसओपीज नहीं है वहाँ की? गवर्नमेंट आती है सफाई के लिए कहते हो? गवर्नमेंट आती है बिल्कुल, वो कहते भी हैं सफाई का, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं करते। तो फिर फाइन नहीं करते वो?
जो मेन एरिया है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो वहाँ पे फाइन करते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है जैसे सिटी से थोड़ा बाहर हो गया तो वहाँ पे फाइन नहीं करते इस चीज़ पे। तो क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हो? ये दुबई गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से इसलिए तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि उनको पता है ये पाकिस्तानी और बंगाली इन्होंने बास तो आना नहीं है, तो हम इस पे कितनी मेहनत कर लेंगे। तो मतलब वो उन दोनों कम्युनिटीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही जानबूझ के? मे भी शायद जानबूझ के नहीं करना चाह रहे, या उनको पता है कि ये लोग बाज नहीं आने वाले, तो जैसे इनको शहर से बाहर रखा गया या खुद ही अपनी मर्जी से रह रहे हैं। मतलब मेन शहर से बाहर निकाल दिया इनको। तकरीबन हम लोग वहां रहना पसंद करते हैं कि शहर से बाहर हो और मतलब लाइक मेन एरिया से बाहर हो जहाँ पे बाकी लोग रहना पसंद करते हैं। जो लोग दुबई एंजॉय करने जाते हैं वहां रहना पसंद करते हैं। हम लोग उस एरिया से थोड़ा बाहर रहते हैं। 90% पाकिस्तानी बाहर रहते हैं। आपने क्या वहां एक्सप्लोर किया, क्या एंजॉय किया? मतलब क्या आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करो कि भाई दुबई में आओ तो ये नहीं मिस करना, आपने ये स्पॉट पे जाना है, ये खाना है, ये एंजॉय करना है, वो जरा बताएं। अच्छा, बेसिकली मेरा जो पर्सनली फेवरेट जो दिन रहा था वो डेजर्ट सफारी वाला रहा था। ठीक है। डेजर्ट सफारी बहुत मजे की चीज है, वो आप लोगों को पिक करते हैं और इतनी कॉस्टली भी नहीं है। वो आप लोगों को पिक करते हैं गाड़ी में, निसान पेट्रोल और लैंड क्रूजर इस तरह की गाड़ियों में पिक करते हैं, आप लोगों को लेके जाते हैं, डेजर्ट सफारी करवाते हैं, उसके बाद मील्स होते हैं, उसके बाद वहाँ पे लोकल यानी कि अरेबिक डांस शो और मैजिक शो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, फायर शो होता है। तो मेरे लिए सबसे मजे का दिन वो था। बेसिकली मेरा इधर भी टूर्स का काम है, तो मेरा फोकस वहाँ पे टूर्स पर ही था कि कैसे सारा अरेंज होता है, कैसे लोग करते हैं। आप लोगों ने हमारा वो जो एक्सप्लोर चोलिस्तान विद शहबाज भावलपुरी या चोलिस्तान के रंग शहबाज भावलपुरी के संग, आपने सुना है इस बारे में कभी? जी बिल्कुल। मैं उमर भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि उमर हबीब है, वाओ टिकटॉकर है जो फूड ब्लॉगर है, उन्होंने मुझे कहा था कि चोलिस्तान का एक टूर आ रहा है। लास्ट ईयर मेरे ख्याल 5-6 महीने पहले की बात है। उन्होंने मुझे कहा था कि चोलिस्तान का एक टूर आ रहा है, तो आपकी कंपनी करवाती है? मैंने कहा नहीं जी, चोलिस्तान के टूर हम नहीं करवाते, क्योंकि हम लोगों को अभी हमारे इस वाले पंजाब के एरिया से रखा ही बहुत दूर गया। हमारे लिए मैं खुद एक सीईओ हूँ अपनी कंपनी का, टूरिस्ट कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे भी इस एरिया का नहीं पता था। हालांकि आप हैं भी साउथ पंजाब के। हाँ जी, मैं खुद भी उसी साइड से हूँ और मुझे नहीं पता था कि इस साइड पे भी टूरिज्म हम प्रमोट कर सकते हैं। हमें जो टूरिज्म एक वे दिखाया गया था, मेरी डिग्री बेसिकली हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की है, तो हमें जो रास्ता दिखाया गया था हम उसी रास्ते पे तरक्की कर रहे हैं, हम और कोई रास्ता ढूंढ नहीं रहे थे। मैं वो कनेक्ट यही करना चाह रहा था कि इसी दुबई मॉडल को रखते हुए ना, कि लोग लाखों रुपए लगाते हैं, टाइम लेके जाते हैं, दुबई में जाते हैं और एक रात का भी टूर नहीं होता वो। हम यहाँ पे आपको 2 नाइट्स 3 डेज के लिए ऑफर करते हैं और इससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना हम आपको ज्यादा ना, मतलब लेविश खाना, उसके बाद वहाँ का हिस्टोरिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, उसके बाद वहाँ पे हमने इतने इवेंट्स आपके लिए वहाँ मुनक्किद किए होते हैं कि जितने टूरिस्ट आए वो भूल जाते हैं दुबई को। बिल्कुल। वो मैंने इसलिए अटैच किया कि वो जो आपको उसने कहा था ना, क्योंकि आपने दुबई का भी नाम लिया ना कि दुबई में मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि आप चोलिस्तान नहीं गए इसलिए आपको दुबई में मजा आया। अगर चोलिस्तान गए होते फिर आप कहते हैं कि वहां मजा आया। मैं ये वाला आपका टूर जरूर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जिस लास्ट टाइम उमर ने टूर से वापस आने के बाद जो मुझे बताया ना, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था कि उन्होंने मुझे बताया कि हम नॉर्थ में जाते हैं, उससे डबल फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिलती हैं सेम उसी प्राइस में जितने का नॉर्थ का टूर होता है। और उसके बाद यहाँ पे वो चीजें हैं पाकिस्तानियों के लिए जो हम लोग दुबई जाते हैं देखने के लिए, डेजर्ट सफारी, ठीक है। और इस तरह का वो एरिया है चोलिस्तान के, मैंने अभी पर्सनली खुद जाके नहीं देखा, लेकिन इस बार जरूर जाऊंगा। मैंने उसकी वीडियोस देखी है, मुझे बड़ा ना क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये पाकिस्तान में है ये जगह भी, तो वो देखने में दुबई गया हूँ 2 दफा और वही चीज मुझे पाकिस्तान में मिली, तो मैं क्यों नहीं देखूंगा। अभी वो जो मैडम है हानिया, अब वो कह रही थी कि मैंने बॉस इस दफा जो है ना कि मैंने 2 जो है ना वो पोस्टर लेके जानी है मैंने, आप मेरा लिख लें, ऐड कर ले मेरा, मतलब उनका, बल्कि अभी तक वो उनकी ना आगे 5-6 महीने हो गए, मतलब लास्ट फेब में होता है, फेब में होती है ना जीप रैली का फेस्टिवल, उसको हम विंटर टूरिज्म में भी लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। पिछले 3 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको विंटर टूरिज्म करें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो है ना वो तो खास जो एडवेंचरस लोग होते हैं ना वही आते हैं, बाकी जो यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे या इस तरह के जो होते हैं ना वो टूरिज्म नहीं आता वहाँ पे। तो उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई 12 साल का टूरिज्म पहले हो रहा था सिर्फ एक जीप रैली फेस्टिवल तक, उसको हमने एक्सटेंड करके कर दिया है विंटर टूरिज्म के 6 मंथ तक ले आए हम। तो इस तरह इंशाल्लाह बहुत ज्यादा अपना प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ना जो सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब हैं फरीद तारड़ साहब, इसी तरह जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं सदफ जफर साहिबा, इसी तरह जो हमारे जो ऑपरेशंस के हैं, उन सारों से हमने ये डिस्कस किया कि काइंडली जो गवर्नमेंट है वो भी फोकस करे, हमें पुश करें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ फैसिलिटेशन दे सके, क्योंकि वहाँ पे ना आपको पता है हम एज ए इंडिविजुअल जो है वो होस्टिंग कर सकते हैं,
वहाँ पे जितना भी मेरे ख़ानदान या मेरी टीम है वो लोग वेलकम करते हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी, प्राइवेसी, खाना, उनको वहाँ पे घुमाना फिराना दिखाना, ये सारी चीज़ें तो ऐड होती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें, हम स्पेशली पानी का बहुत बड़ा इशू होता है वहाँ पे। हमें पानी जो है वो यूँ समझे बहुत दूर दूर से ना हम भर के लेके जाते हैं कंटेनरों में। फिर उसके बाद इसके अलावा बाथरूम का जो एक मेजर इशू, वो बड़ी उनको भी हमने फिर वो करना होता है, पोर्टेबल बाथरूम बनाते हैं, वॉशरूम्स वगैरह। फिर इसके बाद जो रोड्स हैं, अब ज़ाहिर है हम तो वहाँ पे लोकल गाड़ियाँ कभी जीप्स लेके जाते हैं, कभी क्या, कभी ट्राली, कभी ऊँट, कभी किस तरह, वो भी एक ज़ाहिर अपने हिसाब से खर्चा करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अगर टूरिस्ट के लिए ईजी अप्रोच होगी, डबल रोड होंगे, तो वो बड़ी आसानी से आएंगे, इंजॉय करेंगे। इसी तरह वहाँ पे होटलिंग नहीं है, वहाँ पे हम कैंपिंग करवाते हैं या लोगों के घरों में जाते हैं और उनसे फिर वो करते हैं, इको टूरिज्म करते हैं कि स्पेशली आप जगह दें। वो फिर हमने ये एक वहाँ पे माहौल बनाया है कि अब वहीं के जो लोकल लोग हैं ना, उन्हीं के घरों को हमने होटल्स और इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों को फिर हम जाके पैसे देते हैं, उनसे वो हायर कर लिया, फिर वहीं पे वो सारी चीज़ें हम इंगेज करते हैं। अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम ये 20-21 सालों से कर रहे हैं, जो मतलब इससे पहले हमारे बुजुर्ग जो हैं वो करते आ रहे हैं सालों साल से, हमारे बड़े ये सारे करते रहे। फिर उसके बाद मैंने ये फिर इसको ज़रा जो है ना थोड़ा सा एक शो किया दुनिया को, मतलब लोकली भी और बाहर की दुनिया को भी मैसेज दिया कि भाई इसमें बहुत कुछ है, आके एक्सप्लोर करो। और यही अब जितने भी सोशल मीडिया के हजरात हैं या ये अब हमारा पेपर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबको भी हम साथ ले जाना शुरू कर दिया कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इसको प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह जो आप जैसे दोस्त अहबाब है जो टूरिज्म में है, उनको भी हम कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना प्रमोट किया करें। स्पेशली अगर फरवरी में है ना, फरवरी में मोस्टली सेकंड वीक में होती है जीप रैली, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि आप लास्ट जो मतलब एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वहां से आप प्रमोशन अपनी शुरू कर दिया करें और कोशिश करें कि 2-2, 3-3 जो हाईएस्ट कॉस्ट है वो पहले आप बुक करवाएं और अच्छे मुनासिब पैकेजेस दें। कोई इस्लामाबाद वाले वो इस्लामाबाद से लाएं, कोई फैसलाबाद वाले फैसलाबाद से लाएं, कोई मुल्तान वाले मुल्तान से लाएं, कोई लाहौर से लेकर। मैं हर साल जो है लाहौर से लेकर जाता हूँ, मतलब मैं खुद साथ होता हूँ। इसी तरह कराची से लोग आते हैं, पेशावर से लोग आते हैं। तो वो मकसद यही है कि उस रीजन को प्रमोट करें, वो रीजन हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। और साउथ पंजाब को जब हम प्रमोट करते हैं तो वहाँ साउथ पंजाब के जो लोग हैं उनमें एक रेवेन्यू जनरेशन होती है, वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि एक हेल्पिंग हैंड होता है। अब जाहिर है आपका दुबई का एक्सपोजर है, जब आप चोलिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें वाकई वो जो एक वर्ड्स थे उनके वाओ टिकटॉकर के या मिसानिया के, वो आपको नजर आएगा कि भाई वाकई यहाँ पे है। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा था कि आपने ये सैर सपाटा भी बता दिया, इन्वायरमेंट भी बता दिया, डेजर्ट सफारी भी बता दी। वहाँ पे सुना है आजकल ना वो फरारी राइड है, हेलीकॉप्टर राइड है, उसके बारे में कुछ नॉलेज है? जी, बेसिकली हेलीकॉप्टर राइड मैंने नहीं ली थी क्योंकि मैं ये इशू में फंस गया था, जिसकी वजह से मेरे बहुत दिन ज़ाया भी हो गए टूर के। उसकी कोई कॉस्टिंग का आइडिया है? नहीं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं उसकी कॉस्टिंग का, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन मैंने सुना कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, वो आपको 200-300 दरहम में वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। और वो जो एक वो उन्होंने वो दुबई मॉल के नीचे वो जो एक स्काई डाइविंग और इधर कोई सराउंडिंग में, जी, तो वो उसका भी कुछ आइडिया था या बस वो मतलब चीजों का पता चल गया? जी, मेरा बेसिकली फोकस टूर करने पे नहीं था, मेरा फोकस था टूर कैसे करवाया जाए। ओके। तो मेरा क्योंकि दुबई में तो आपको पता है फिर इतने पैसे कहते हैं लेके जाए, दुबई में टूर करने जा रहे हैं तो आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं वो कम है, ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ स्पेशली वो मतलब जिस तरह हम यहाँ पे अब ना, आपको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी ये 26 तारीख को जो है ना वो लाहौर में 6 डबल डेकर बसें दी, हाइब्रिड बसेस, जो पूरे लाहौर को ना वो माशाल्लाह कवर करेंगी। इसी तरह भावलपुर के लिए भी उन्होंने माशाल्लाह साइन की है। तो हम तो पहले तो थैंक यू करते हैं गवर्नमेंट पंजाब का कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें, और वो माशाल्लाह टूरिज्म के लिए बड़े संजीदा है इस वक्त, तो बहुत खुशी हो रही है। तो वहाँ पे आपने देखा कि वो लोग ज्यादातर फॉरेनर्स या लोकल वो जा रहे हैं और वहाँ पे घूम फिर रहे हैं बसों के ऊपर, वो देखते थे आप कुछ? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो आज़ादी फॉरेनर्स को फ्रीली, अच्छा मैं माजरत करता हूँ, अभी हम अजान हो रही है तो अजान के बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, अजान के बाद हमने दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इस हिस्से को। कहना यह है कि दुबई जो भी हजरात पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं विजिट वीज़े पे या टूर वीज़े पे काइंडली टाइम पे आए वापस। और आप जो है ना, आप समझते हैं कि यार मेरे होने से क्या होगा, या मेरा अच्छा करने से क्या हो जाएगा, या मेरी ज़ात से क्या हो जाएगा। भाई हमसे ही होगा, हमें ही फैसला करना है। देखें, हम अगर कुछ कर सकते हैं ना अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा, तो वो इम्पैक्ट जाता है ओवरऑल। जैसे ये एक वीलॉग है, पूरी दुनिया में चला जाता है। देखिए हम लोग क्यों ये वीलॉग बना रहे हैं। भाई से मैंने रिक्वेस्ट की यार, स्पेशली हालांकि थके हुए थे, कल आए हैं, मैंने कहा यार आप मेरे साथ लंच करें प्लीज, आए टाइम दें हमें, और वहाँ की जितनी इस वक्त सिनेरियो ज़ाहिर अभी होके आए तो सारा हमें आगाह करें, बताएं हमें कि यार वहाँ पे क्या कम्युनिटी को बेहतर हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो इन्होंने बताया कि एक तो हमें टाइम से जाएं, दूसरा वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे लेके जाया करें। ये नहीं कि खाली हाथ चले गए और वहाँ जाके आप भिखारी बन जाए, ये नहीं करना, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, और वहाँ पे नहीं जाना, उन दोस्तों से नहीं मिलना जो आपको
खुद डाउट है कि ये लोग ठीक नहीं है, अवॉइड करें। जो आपका मकसद है वो ये है कि हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, दुबई को घूमने फिरने, वो करें। और अगर आपकी कोई इस तरह के अलावा आपके जानने वाले हैं जिनके पास आपने स्टे करना है, आपको पता है कि हाँ जी वो रजिस्टर्ड हो, लीगल हो, इलीगल लोगों के पास आप स्टे ना करें। और सेकेंडली ऐसी कम्युनिटी में या ऐसी जगहों पे मत जाएं जो आपको पता है कि यार ये ठीक नहीं है मेरे पासपोर्ट के लिए भी और मुल्क के लिए भी। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। ये देखिए एक कतरा कतरा समुद्र बनता है। अगर हम अच्छा करेंगे, इंपैक्ट देंगे, तो यकीन माने ओवरऑल पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज जाएगा। इसके अलावा आप क्या कोई जिस्ट करें, कोई निचोड़, क्या आप बताना चाह रहे हैं? अच्छा, बेसिकली दुबई में हम लोग जितना भी पैसे लेके जाएं हम उसमें पूरा नहीं उतर सकते, दुबई भी नहीं घूम सकते। तो मशवरा ये है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम महंगी से महंगी चीज़ों पे जो है ना वो इन्वेस्ट करें। हम लोग महंगी से महंगी चीज़ें लें, लाइक हम लोग प्राइवेट टैक्सियाँ, जो दुबई की टैक्सी है, हम उसको यूज़ करने से बेहतर है कि हम मेट्रो यूज़ करें, हम वहाँ की लोकल सर्विस यूज करें। मेट्रो मतलब कि वो वहाँ की ट्रेन सिस्टम, जिस तरह ये लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन है, इस तरह से वहाँ है मेट्रो ट्रेन। तो उनके कार्ड बन जाते हैं? उनका कार्ड बनता है, वो मेरे ख्याल से 25 या 26 दरम का कार्ड मिलता है और वो 5 दरम का कार्ड होता है और 21 दरम उसमें बैलेंस होता है। तो वो कितना चल जाता है अंदाजन? वो तकरीबन आपकी जो 21 दरम बैलेंस होता है वो 5 राइड्स कवर कर सकता है। वो आप वही कार्ड मेट्रो में भी यूज कर सकते हैं, वही कार्ड आप बस। और अगर आप टैक्सी लेंगे छोटा सा जो सफर होगा वही 25 दरम में लग जाएगा। वही आपकी वहाँ की टैक्सी की बुकिंग जो है ना, अगर आप टैक्सी में बैठ गए हैं 13 दरम आपका वही कट गया। ओके, मतलब मीटर 13 दरम स्टार्ट है? 13 दरम से स्टार्ट होता है। ओके, उसमें 4 दरम जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, बाकी 9 दरम जो है वो टैक्सी कंपनी को मिलता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। अच्छा, एक तो आपने प्रेफर करना है। अच्छा, वहाँ पे बसेस भी होती हैं? बस बिल्कुल होती हैं। तो वो इकोनॉमिकल है? बहुत इकोनॉमिकल है। 4 दरम में आप दुबई से अजमान जा सकते हैं। ये कितना फासला होता है दुबई से अजमान? तकरीबन बस का ट्रेवल 1.5 आवर का है और जो कि तकरीबन वैसे किलोमीटर में अगर देखें तो वो तकरीबन 70 किलोमीटर। अच्छा, यूएई की मैं आपको बता दूं कि आपको भी आइडिया होगा कि 7 स्टेट्स हैं, जैसे दुबई, अबू धाबी, अजमान, रास अल खैमा, शारजा, उसके बाद उम्मुल क्वीन। अच्छा, बहरीन भी विजिट किया, उसके साथ वो था वो अबू धाबी के अलाइन क्या है? अच्छा, अलाइन एक मतलब मैंने बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो दुबई की स्टेट है। हाँ। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुबई की स्टेट नहीं है। ओके, ठीक है। अलाइन मैं विजिट नहीं किया, मैंने बेसिकली अजमान, शारजा और दुबई इन 3 जगहों पे विजिट किया। 3 स्टेट। इन 2 महीनों में आपने ये विजिट किया। तो ज्यादा खूबसूरत अच्छा कौन सा लगा आपको? दुबई लगा। और ज्यादा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो दुबई में है। दुबई में। लेकिन उसके बाद अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट दुबई के बाद अगर कहीं जाना पसंद करते हैं तो वो शारजा है। वो शारजा ठीक है। शारजा में भी वो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं और सारे मामला हैं वहाँ पे। शारजा में बेसिकली एक तो शारजा जो है दुबई के बाद दूसरे नंबर पे बिजनेस हब बड़ा शारजा है। उसके बाद दुबई में जितने लोग काम करते हैं वो उसमें से 50% लोग जो है वो डेली सुबह शारजा से ही दुबई जाते हैं। कितना सफर होता है वो तकरीबन अगर ट्रैफिक ना हो, अगर आप अपनी पर्सनल कार यूज कर रहे हैं तो ट्रैफिक की वजह से आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ट्रैफिक ना हो तो वो सिर्फ 20 से 25 मिनट की ड्राइव। 20-25 मिनट की ड्राइव है। तो वो अगर बस पे आते जाते हैं तो कितना चार्जेस लगते होंगे? बस पे आने जाने के चार्जेस जो है वो 4 दरम से 6 दरम तक है। बस ओके। और जो ज़ाहिर अगर कोई ऐसी प्राइवेट जॉब्स या गवर्नमेंट की जॉब्स करते होंगे वो फ्री ट्रांसपोर्ट होती होगी? उनकी ट्रांसपोर्ट फ्री होती है। तो ज्यादातर बिजनेस आपने क्या देखा, क्या बिजनेस हो रहा है वहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे एक्टिविटी क्या है? रियल एस्टेट का बहुत बिजनेस है। ओके। उसके बाद हमारे शॉपिंग से रिलेटेड जितना भी है वहाँ पे बहुत बिजनेस है। लेकिन जो सबसे मजे का और सबसे अच्छा बिजनेस मैंने वहाँ पे देखा है वो पार्टीशंस वाला है, बेड स्पेस वाला है। अच्छा। अगर बंदा कहीं उस दुबई में जाके रियल एस्टेट से ही लिंक करता है, वो भी इन्वेस्ट करना चाहे तो रियल एस्टेट बेस्ट ऑप्शन है। मतलब रियल एस्टेट का बिजनेस वहाँ पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। दुबई में कोई भी बिजनेस करें फ्लॉप नहीं होगा, लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है कि जो दिनों में तरक्की करता है। अच्छा, ज्यादा आपने ग्रीनरी कहाँ देखी, या आपने फार्म्स देखे, या ये प्लांट्स हैं यार इस तरह की, वो कहाँ देखा आप? अच्छा, ये मैंने चीजें ना ही तो दुबई में देखी हैं, ना ही शारजा में देखी हैं। सारा कुछ वहाँ आ रहा है बिल्कुल। वहाँ पे फूड और लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जितने भी हैं वो सारे वो इंपोर्ट करते हैं। मतलब वहाँ पे नहीं आपने देखा कल्टीवेशन, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। और लेदर इस तरह से देखा है कोई काउस के ये फार्म है, ये कैमल्स के फार्म है, इस तरह की कोई चीज नहीं देखी वहाँ। अच्छा, वहाँ नहीं देखा इस तरह का। सिर्फ मैंने सुना था वहाँ पे कि इनके जो कैटल फार्म्स हैं वो अपने हैं, इनकी मिल्क की प्रोडक्शन अपनी है इस मुल्क की, बाकी ये वेजिटेबल और फ्रूट्स वो इम्पोर्ट करते हैं। तो बाकी खाने के अंदर जो है ट्रेडिशनल फूड पाकिस्तानी, अफगानी, ये इस तरह ये इंडियन, तुर्किश, ये सब कुछ वहाँ चल रहा है? हर चीज मिलती है आपको वहाँ पे। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, बंगाली रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, हर मुल्क के रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। हलाल हराम हर चीज आपको वहाँ पे मिलेगी। अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है वहाँ पे। फूड वो हम पे डिपेंड करता है। जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है बहुत अफोर्डेबल है। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, एक हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अजमान से शारजा की तरफ,
तो हम लोग वैसे तो अजमान से शारजा कितना सफर है? अजमान से शारजा 10-15 मिनट। ओके, ठीक है। वो बेसिकली अजमान शारजा में फर्क कोई नहीं है, ओके। सिर्फ एक सड़क है, उसको अजमान से निकलते ही शारजा में हम लोग एंटर हो जाते हैं। ओके ओके। वो यूरोप में जिस तरह ये हम एक यूरोप कंट्री शेंजन है तो वो एक स्टेट से दूसरी में पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अजमान शारजा में कोई डिफरेंस नहीं है, आबादी ठीक है। बिल्कुल लिंक है उनकी। तो हम लोग अजमान से शारजा की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में एक होटल मिला था मुझे, हम लोगों ने वहां पे बैठ के खाना खाया, और खाना खाने के बाद जब बिल दिया हमें पता चला कि वहां पे 6 दिरहम में हमने 2 बंदों ने फुल होके खाना खा लिया था, 6 दिरहम। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर क्या किया और था? सबसे मतलब सस्ता खाना मुझे वो लगा था पूरे यूएई में। उसमें हमने ऑर्डर किया था कीमा अच्छा। और पराठे। कीमा और पराठे, जी। ठीक। मतलब वो 6 दिरहम में आपने 2 लोगों ने माशाल्लाह वो खाना खाया। खाया। ठीक। और वहाँ पे अजमान में और दुबई में, शारजा में पाकिस्तानी होटल हैं, बहुत सस्ते हैं। लाइक आपको अगर चिकन या मीट खाना है, आपको चिकन आपको मिलेगा 9 दिरहम का। ठीक है, ठीक है, कोई भी डिश चिकन से वो एक बाउल काफी होती, प्लेट बहुत काफी होती है, एक बंदे के लिए अच्छा, बहुत अच्छा। इनफ होती है। और उसके बाद अगर ये आप सब्जी, चने, दाल ये कितने में मिल जाती ये है? 6 दिरहम में, 6 पाकिस्तानी दिरहम। रेस्टोरेंट। अच्छा, सऊदीया में भी यही रेट है, 6 दिरहम और ये 9 दिरहम, 10 दिरहम, हाफ प्लेट, फुल प्लेट, यही रेट चल रहे हैं। तो इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा क्या पसंद करते हैं? वहाँ पे क्या चलता है? वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो हम लोग तो कोक्स और ये, लेकिन वहाँ पे चाय बहुत ज्यादा पी जाती है दुबई में। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी चाय बहुत ज्यादा पी जाती है। तो चाहे वो जो खुश्क दूध वाली होती है या दूसरा दूध? नहीं, मतलब पैकिंग में दूध होता है, वो जैसे कावा बना के उसमें थोड़ा सा वो दूध डालते हैं, तो वो एक पैकिंग में टीन में होता है दूध, वो थोड़ा सा वो डालते हैं, उस पर कावा डाल देते हैं, तो वो चाय बनती है। चले इसको अब निचोड़ बताएं कि पाकिस्तानियों को आपने कहा भी जिन्होंने जॉब के लिए जाना है वो तो न जाए, बिल्कुल। बिजनेस के लिए जाना तो जाओ। जी। उसके ओवरऑल और क्या है, मतलब छोटा मोटा ऐसे जल्दी क्या है और क्यों, वाई दुबई दुबई और पाकिस्तान? दुबई बेसिकली आपको एक तो जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, यहाँ से सैलरी ज्यादा होंगी, लेकिन वो आपकी कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती। आप उस सैलरी में बहुत ज्यादा काम करोगे, बहुत ज्यादा आपसे काम करवाया जाएगा। जो कंपनीज वहां पे आपको वीजा देंगी, आपको टिकट देंगी, उसमें सैलरीज आपको 1000, 1200, 1300 दिरहम से ज्यादा नहीं देंगी। और वही अगर वीजा टिकट आपका अपना, तो वहां पे 2500, 3000 दिरहम तक आपको सैलरी मिलेगी। ड्राइविंग वहां पे, ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है उसको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं। ओके, ठीक है, वो अच्छी जॉब है वो भी। वो जाते ही आप विजिट वीजे पे भी अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग? नहीं, विजिट वीजे पे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी, फिर आप जो है 2 साल का वीजा होगा, एमिरेट्स आईडी होगी, फिर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बगैर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्री तो सारी अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपको अच्छा तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आएगी। चलें जी, खुश रहें, सलामत रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह अनदर व्लॉग के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मैं शहबाज भावलपुरी दवायर आलम से। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।